हेलो एवरीवन, वेलकम इन फर्स्ट प्रायोरिटी सेशन ऑफ गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। होप सो कि ये सेशन आपको अदर सेशन की तरह नोटसेट आरआरबी इनमें हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंटीडोट फॉर हिपेरिन ओवरडोज। कि हमारा जो हिपेरिन, किसी पेशेंट को हिपेरिन का ओवरडोज हुआ है तो उसका एंटीडोट क्या है। तो पहले बात करते हैं हम एंटीडोट की कि एंटीडोट क्या होता है। तो एंटीडोट की अगर बात करें तो एंटीडोट क्या होता है। एंटीडोट इज द एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट ऑफ एनी केमिकल, या फिर हम बात करें किसी ड्रग का, कि किसी ड्रग का या केमिकल का जो एंटीडोट होता है या एंटागोनिस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीडोट बोलते हैं। अब हमारे ऑप्शन में पूछा है किसका, हिपेरिन का, कि हिपेरिन का यानी कि किसी पेशेंट को हिपेरिन की क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है। तो यानी कि उसका लेवल ज़्यादा हो गया है, तो उसको वापस करने के लिए या उसका इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या देंगे। तो इसने सीधा सीधा ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है विटामिन के। हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन के की, कि विटामिन के क्या है। विटामिन के क्या होता है, विटामिन के फॉर्म करता है क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10। यानी कि ये कितने 4 क्लोटिंग फैक्टर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एट बर्थ IM देते हैं, ताकि किसी पेशेंट को जो ब्लीडिंग के या हेमरेज के चांसेस होते हैं उसको डिक्रीज किया जा सके। लेकिन एक ड्रग होती है हमारी वॉरफेरिन। ये वॉरफेरिन क्या करती है, वारफेरिन ड्रग इन चारों क्लोटिंग फैक्टर को बनने को रोकती है, इनके बोले कि इनके फॉर्मेशन को रोकती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। यानी कि ब्लीडिंग पेशेंट के अंदर हेमरेज की सिचुएशन बढ़ जाती है। इसलिए जब भी किसी पेशेंट को अगर वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है या वॉरफेरिन ओवरडोज होता है तो उसके लिए हम क्या देते हैं, विटामिन के। तो विटामिन के क्या है, विटामिन के किसका एंटीडोट है, वारफेरिन का। अगर किसी ब्रेन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उस पेशेंट को हम क्या देंगे, हम उस पेशेंट को देंगे विटामिन के। और विटामिन के क्या करता है, विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 को इम्प्रूव करता है। हिपेरिन अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो उसको हम क्या देंगे, प्रोटामिन सल्फेट। उस हिपेरिन का ओवरडोज क्या होगा हमारा, प्रोटामिन सल्फेट। और ये प्रोटामिन सल्फेट हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है हमारा, ये एक यूनिवर्सल एंटीडोट है। इसको किस कैटेगरी में रखा है हमने, यूनिवर्सल एंटीडोट को। और क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट ने या किसी मैक्सिमम क्या होता है कि जब हमारे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर इंजेक्शनल जो क्या होती है, टॉक्सिसिटीज़ होती हैं, या उनके अंदर पॉइजनिंग को, उनके अंदर टेंडेंसी होती है छोटे बच्चों की या न्यूनेट के इन्फेंट के अंदर। तो इन्फेंट क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को उठा के और अपने मुंह में रख लेते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा उनको पता नहीं होता कि क्या कोई चीज़ हार्मफुल है या फिर नॉन टॉक्सिक है, उसके बारे में उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो उस टाइम हम उनको क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है या फिर हमारा मतलब जो भी पॉइजन है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, एक्टिवेटेड चारकोल एक यूनिवर्सल एंटीडोट हो गया। इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा FFP होता है। FFP क्या है, FFP है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये किससे तैयार करते हैं इसको, ब्लड से। हम ब्लड में से क्या करते हैं, ब्लड में से सभी ब्लड सेल्स जो भी होती हैं, ब्लड सेल्स को रिमूव कर लेते हैं। ब्लड सेल्स कौन कौन सी है, हमारी RBC, WBC और प्लेटलेट्स। उनको रिमूव करने के बाद जो फ्लूइड बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा को हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे, यानी कि -20 या ये क्या है -20 या इससे ज़्यादा टेम्परेचर, -30, -40, इसे लोवेस्ट टेम्परेचर पे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और स्टोर करते हैं। और इसको हम कितने साल तक स्टोर कर सकते हैं, 1 साल तक FFP को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे FFP के अंदर, हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोटिंग फैक्टर अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम इनको किस किस पेशेंट को देंगे, FFP को, जिनके अंदर क्या होती है, इनकी डेफिशिएंसी होती है। और डेफिशिएंसी किसकी, क्लोटिंग फैक्टर की। क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है वो हीमोफीलिया के अंदर। एक होता है वॉन विल्ब्रेन डिजीज़,
के अंदर क्लोटिंग 5, क्लोटिंग 7, क्लोटिंग 9 इन डेफिशिएंसीज के अंदर देखने को मिलती है। तो इनके अंदर हम क्या देते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ये क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं इनकी डेफिशिएंसी होती है। जबकि एफएफपी के अंदर हर टाइप का, यानी कि हमारी कोगुलेशन सिस्टम जो होता है उसका हर जो हमारा क्या होता है क्लोटिंग फैक्टर होता है वो प्रेजेंट होता है। एक याद रखना, क्लोटिंग फैक्टर 5, क्लोटिंग फैक्टर 5 की जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा हीमोफिलिक या पैरा हीमोफीलिया, या इसको हम बोलेंगे पैरा हीमोफिलिक डिसऑर्डर। ये पैरा हीमोफीलिया बोल दो या पैरा हीमोफिलिक डिसऑर्डर बोल दो। तो ये क्या था कि हमारा इसको किस में देंगे, हम क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के अंदर देंगे। जबकि हमारे क्वेश्चन जो था उसने पूछा था कि हमारा हिपेरिन जो है, हिपेरिन का ओवरडोज हुआ है उसका एंटीडोट क्या होगा, तो उसका ऑप्शन बी हमारा प्रोटामिक सल्फेट क्या होगा, उसका सही आंसर होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, आफ्टर एन कोलिसिस्टेक्टमी, यानी किसी पेशेंट की कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, उस पेशेंट को हमने कहाँ पे रखा है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर। पीएसयू का मतलब क्या है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट इज बीइंग मॉनिटर। वो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। विच सिम्टम इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सीवियर हाइपोवोलेमिया। क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेशेंट की कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, उस पेशेंट को हमने पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में रखा है। अब आपको ये इंडिकेट, मतलब कौन सा सिम्टम उस पेशेंट का इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को क्या हुआ है, सीवियर हाइपोवोलेमिया। पेशेंट में सीवियर हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया की अगर हम बात करें, हाइपोवोलेमिया, तो हाइपोवोलेमिया के अंदर क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को रिसेंट हाइपोवोलेमिया हुआ है तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हाइपोवोलेमिया का मतलब क्या होगा कि हमारा इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड होता है जिसको हम ब्लड बोलते हैं, या ब्लड की कम डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर ब्लड क्या होता है कि ब्लड बहुत बार हमारा थर्ड स्पेस के अंदर, जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। अगर वो शिफ्ट हो जाए तो उसकी वजह से जो हमारा इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है वो कम होगा। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जब कम होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोवोलेमिया। और हाइपोवोलेमिया जब कम होगा तो हार्ट रेट जो होता है हमारा, कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। अगर जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होगा। अब परफ्यूजन प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो हमारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, हमें ब्लड चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें फूड चाहिए, तो उसके लिए हमारा हार्ट क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, ये टैकीकार्डिया हमारा जो है, ये हार्ट रेट इंक्रीज हुई है, ये टैकीकार्डिया क्यों क्या है, एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। अब ये क्यों है, क्योंकि हमारे को परफ्यूजन प्रेशर को मेंटेन करना है कि भाई हमारे पास अगर ब्लड कम है तो हम क्या करें, हार्ट को थोड़ा तेज कॉन्ट्रैक्ट करें, जिसकी वजह से जो कम ब्लड है वो ज़्यादा उसका ज़्यादा बार निकले, यानी हम कहें कि उसका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा। अब सपोज दैट कि किसी पेशेंट में इतना ज़्यादा सीवियर हाइपोवोलेमिया हो गया कि हार्ट रेट बढ़ने के बाद भी कार्डियक आउटपुट बढ़ नहीं रहा, तो उस पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, क्योंकि हाइपोटेंशन की वजह से तो हमारी हार्ट रेट बढ़ी थी, लेकिन हार्ट रेट बढ़ने के बाद भी अगर ये हाइपोटेंशन ट्रीट नहीं हुआ तो पेशेंट किसके अंदर है, हमारा सीवियर हाइपोवोलेमिया के अंदर। हार्ट रेट जो होता है ये क्या है, हार्ट रेट के लिए लिख सकते हैं आप कि हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रेट हमारा फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ हाइपोवोलेमिया। लेकिन अगर ये पेशेंट अगर टैकीकार्डिया के अंदर है तो हम कहेंगे कि पेशेंट एक्यूट हाइपोवोलेमिया हुआ है पेशेंट को, या पेशेंट को अभी माइल्ड हाइपोवोलेमिया है कि जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट जो है उसको कंपनसेट करने के लिए इंक्रीज हुई है। और अगर पेशेंट का बीपी नॉर्मल है तो इसका मतलब कि जो हार्ट रेट इंक्रीज हुई है इसने उसको क्या किया है, कंपनसेट किया है। अगर हार्ट रेट नॉर्मल है, अब क्या होगा कि थोड़ी देर में अगर कंपनसेट नहीं हुआ तो हार्ट वापस अपनी रेट को कम करेगा। हार्ट रेट जब, अगर हार्ट रेट नॉर्मल है या फिर हार्ट रेट डिक्रीज है, हार्ट रेट मैक्सिमम तो क्या होता है कि डिक्रीज होने के बाद नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल देखने को मिलती है, समटाइम्स ये डिक्रीज भी हो सकती है। तो हार्ट रेट नॉर्मल हो या डिक्रीज हो और हाइपोटेंशन प्रेजेंट हो तो ये हमारा किसको इंडिकेट करता है,
सीवियर हाइपोवोल्यूमिया को, सीवियर हाइपोवोल्यूमिया को इंडिकेट करेगा। चूंकि परफ्यूजन प्रेशर लो है हमारा, तो परफ्यूजन प्रेशर लो है तो हमारा क्या होता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, क्योंकि हमारी किडनी के पास जब ब्लड ही नहीं जाएगा तो फिल्टर किसको करेगी, और उसको खुद को भी, फिर हमारी बॉडी को चूंकि ऑलरेडी बहुत सारा फ्लूइड चाहिए, तो वो क्या करती है, जो हमारा यूरिन बनता है उसमें से भी मैक्सिमम फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये हमारा इसमें क्या होगा कि पेशेंट को क्या डेवलप है, सीवियर हाइपोवोल्यूमिया। अब पेशेंट को सीवियर हाइपोवोल्यूमिया डेवलप है तो इस पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हमारा टैकीकार्डिया नहीं, टैकीकार्डिया इनिशियल स्टेज में देखने को मिलता है, एक्यूट हाइपोवोल्यूमिया के अंदर देखने को मिलता है, तो टैकीकार्डिया तो देखने को नहीं मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया भी नहीं होगा, क्योंकि जब हमारी हार्ट रेट बढ़ के आती है तो नॉर्मल हो सकती है, पर ब्रेडिकार्डिया बहुत ही कम कंडीशन में देखने को मिलेगा। उसने पूछा है कि बेस्ट इंडिकेटर कि क्या है, जो बेस्ट इंडिकेटर है हाइपोवोल्यूमिया, तो हमने बात की कि अगर वो ट्रीट नहीं हुआ तो उस पेशेंट को सीवियर हाइपोवोल्यूमिया में क्या डेवलप होगा, हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर सीवियर हाइपोवोल्यूमिया। और हमने बात की कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब उसका परफ्यूजन प्रेशर ठीक है, और परफ्यूजन प्रेशर ठीक है तो इसका मतलब हाइपोवोल्यूमिया पेशेंट को नहीं है, तो ये कंडीशन तो नॉर्मल कंडीशन को शो करेगी। दिस कंडीशन विल बी शो द नॉर्मल कंडीशन, और ये हमारा क्या है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ये क्या है, हमारा ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड, कि कौन सा स्टरलाइजेशन मेथड है जो मोस्ट सुटेबल फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मोस्ट सुटेबल है, दैट आर सेंसिटिव टू हीट एंड मॉइस्चर। किन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो किससे सेंसिटिव है, हीट और मॉइस्चर के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपके पास कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको आप हीट और मॉइस्चर के द्वारा ठीक नहीं कर सकते, जिनको आप हीट और मॉइस्चर के द्वारा स्टरलाइज नहीं कर सकते, तो आप उनको किसके थ्रू, मतलब कौन सा ऐसा मेथड है, बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप उनको स्टरलाइज करेंगे। तो हमें किस किस को अवॉइड करना है, एक तो हमें हीट को अवॉइड करना है, एक हमें किसको, मॉइस्चर को अवॉइड करना है। हमें हीट और मॉइस्चर को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बात करते हैं ऑटोक्लेव की। ऑटोक्लेव क्या है, हमारा मॉइस्ट हीट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हमारा मॉइस्ट हीट प्रिंसिपल पे। हॉट एयर ओवन जो है हमारा, ये ड्राई हीट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ड्राई हीट प्रिंसिपल इस पे वर्क करेगा, ड्राई हीट प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। और ये तो हमारा ऑलरेडी ड्राई हीट के थ्रू ही करते हैं। तो इसमें ऑटोक्लेव जो होता है, ऑटोक्लेव के अंदर क्या है, हीट भी है और मॉइस्चर भी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस मेथड को तो अवॉइड करेंगे, क्योंकि मॉइस्ट हीट प्रिंसिपल, इसमें क्या करते हैं हम 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 15 मिनट ऑन 15 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे इसको रखते हैं। तो वो क्या होते हैं, 15 मिनट के अंदर हमारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो स्टरलाइज होते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हीट और मॉइस्चर को अवॉइड करना है, तो ऑटोक्लेव को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हॉट एयर ओवन ये क्या है, ड्राई हीट प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो इसके अंदर ड्राई हीट होगी, तो इसलिए हम इसको भी अवॉइड करेंगे। एथिलीन ऑक्साइड जो है ये क्या है, कार्बोनिक कंपाउंड है, एक कार्बोनिक कंपाउंड है, और इसको हम उन इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं जिनको हम किससे ट्रीट नहीं कर सकते, कांट स्टरलाइज विद हीट एंड मॉइस्ट, जिनको हम हीट और मॉइस्ट से स्टरलाइज नहीं कर सकते, उनको हम किससे करते हैं, ईटीओ से। इसको एग्जाम में ये लिखा हुआ मिल सकता है, ईटीओ भी लिखते हैं, एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड जो होता है उसको हम किस में यूज़ करेंगे, उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जिनको हम हीट और मॉइस्ट से ट्रीट नहीं कर सकते या स्टरलाइज नहीं कर सकते। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, एथिलीन ऑक्साइड। करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि इन विच स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन बिगिन टू एक्सप्लोर देयर जेनाइटल्स, कि किस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है अपने जेनाइटल्स को एक्सप्लोर करता है। तो ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो है ये हमारे दी थी सर सिगमंड फ्रॉइड ने। इन्होंने बताया था कि हमारी लाइफ जो है, उन्होंने एक लाइफ को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, 5 पार्ट्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया। उन्होंने बताया कि फर्स्ट फेज जो होती है हमारी, फर्स्ट स्टेज ओरल स्टेज होती है,
सेकेंड स्टेज जो होती है हमारी एनल स्टेज होगी, थर्ड स्टेज जो होगी वो फैलिक होगी, फोर्थ स्टेज हमारी लेटेंसी, फिफ्थ स्टेज जो होगी वो हमारी क्या होगी जेनाइटल। उन्होंने बताया कि ओरल फेज जो होते हैं 0 से 1 साल तक देखने को मिलती है, ये हमें 2 से 3 साल तक देखने को मिलेगी, ये हमें 4 से 6 साल तक देखने को मिलेगी, ये हमें 7 टू प्यूबर्टी तक देखने को मिलेगी, और जेनाइटल जो होती है आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ओरल के अंदर तो बच्चे को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है अपने ओरल के अंदर करता है, कि जैसे अगर आपने किसी बच्चे को बिस्किट दिया या कुछ भी चीज़ दी, वो उसको क्या करेगा, हर चीज़ को अपने मुंह में रखेगा, वो उसकी टेंडेंसी है कि वो अपने उसको वो ईगर होता है उसको कि वो किसी भी चीज़ को अपने उठाएगा और अपने मुंह में रखेगा। तो ओरल फेज जो होती है उसके अंदर उसको ओरल ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि वो किसी भी चीज़ को उठाएगा अपने मुंह में रखेगा। सेकेंड फेज जो होती है एनल फेज 2 से 3 साल में, इसमें क्या करता है बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है, टॉयलेट ट्रेनिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चा कब सीखता है, यानी कि अपने ब्लैडर और बाउल को होल्ड करना सीख जाता है किसके अंदर, वो एनल फेज के अंदर, या 2 से 3 साल के अंदर बच्चे को समझ हो जाती है कि मुझे कब टॉयलेट करना है, मुझे कब वॉशरूम जाना है, ये सारी चीज़ें बच्चा क्या करता है सीख जाता है। यानी कि वो कहें कि ब्लैडर को या बाउल होल्ड जो होता है, ब्लैडर को होल्ड करना सीख जाएगा, ब्लैडर एंड बाउल होल्ड करना सीख जाएगा। और ये कब सीखता है बच्चा, 2 से 3 साल की एज में क्या करने का ये सीखेगा। या टॉयलेट बोले कि क्वेश्चन में आ सकता है कि बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग कब सीखता है, एज पूछ सकता है कि 2 से 3 साल में, या फिर पूछे कि किस स्टेज के अंदर, तो हमें स्टेज बताना है कि वो किस स्टेज के अंदर सीखता है, एनल स्टेज के अंदर। और इसमें क्या करता है बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग को सीख जाता है। उसके बाद में थर्ड हमारी आती है, थर्ड स्टेज जो है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज के अंदर क्या होता है कि बच्चा एक्सप्लोर करता है जेनाइटल्स को, एक्सप्लोर देयर जेनाइटल्स। इसमें बच्चा क्या करता है अपने जेनाइटल्स जो होते हैं उनको एक्सप्लोर करता है। इसके अलावा फैलिक स्टेज के अंदर 2 कंडीशंस और देखने को मिलती हैं। इसके अंदर एक तो क्या होगा कि जो हमारा बेबी जो होता है, एक मिनट, इसमें बेबी है उसको फैलिक स्टेज में 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक हमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स, एक हमारा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एक क्या देखने को मिलेगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और एक हमारा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा एक लड़की का नाम था और एक ओडिपस एक बच्चा था। तो इसमें क्या था कि बच्चा जो है, बॉयज जो होते हैं, बॉयज ऑलवेज अट्रैक्ट टू देयर मदर, बच्चे हमेशा अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जबकि डॉटर्स जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, गर्ल्स ऑलवेज टुवार्ड्स देयर फादर, लड़कियां हमेशा अपने पिताजी की तरफ। यानी कि कहें कि बच्चों मतलब लड़कों का जो प्यार होता है वो माता की तरफ होता है, लड़के जो होते हैं अपने माता से ज़्यादा प्यार करते हैं, और लड़कियां जो होती हैं अपने डैडी से ज़्यादा प्यार करती हैं, या अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं। ये जेन्युइनली सभी बच्चों के अंदर कॉमनली देखने को भी मिलता है कि ओडिपस, जिसको हम बोलते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। याद रखना कि पूछ सकता है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कि बॉयज अपनी माता को, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में गर्ल्स अपने फादर्स को। और इसमें क्या होगा कि जो फैलिक स्टेज है उसमें बेबी जो होता है अपने जेनाइटल्स जो होते हैं उनको एक्सप्लोर करता है, तो बिगिन टू एक्सप्लोर देयर जेनाइटल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी फैलिक स्टेज। लेटेंसी के अंदर क्या होता है कि लेटेंसी को उसके अंदर क्या होता है, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्टेज होती है, इंटेलेक्चुअल स्टेज है। इसके अंदर वो क्या करता है, अभी तो वो क्या था कि अपना मतलब जैसे बॉयज अपनी माता जी की तरफ और गर्ल्स अपने फादर की तरफ, अब इस फेज के अंदर वो क्या करते हैं अपने सेम सेक्स के मतलब लड़के लड़कों के साथ बैठना शुरू करते हैं और उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू करते हैं। मतलब जैसे अगर बॉयज़ मतलब 4 to 6 ईयर तक तो वो क्या करते हैं अपने माता जी के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन 7 to प्यूबर्टी क्या करते हैं वो अपने बॉयज़ बॉयज़ फ्रेंड बनाएंगे, गर्ल्स अपने गर्ल्स के साथ रहना पसंद करेंगे, उसके साथ चीज़ें शेयर करना, बातें शेयर करना पसंद करती है। वो किसके अंदर होता है हमारा लेटेंसी के अंदर। वो क्या करते हैं उसमें सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्टेज होती है हमारी, वो होती है हमारी लेटेंसी स्टेज। और वो कितने कब से कहाँ से 7 ईयर्स टू प्यूबर्टी तक होती है।
जेनेटल्स के अंदर क्या होता है, ये आफ्टर प्यूबर्टी डेवलप होता है। इसमें जो अगेन जो हमारा अफेक्शन जो होता है बॉयज़ का गर्ल्स की तरफ और गर्ल्स का बॉयज़ की तरफ होता है, और इसमें क्या होता है, उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनते हैं, फैमिली होता है, और उनको उनके अंदर जो हायरार्किकल डेवलपमेंट होता है उसकी ज़रूरत होती है, जिसके अंदर उनको अपने बेसिक नीड्स को पूरा करना होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी, अपनी लाइफ को सिक्योर करना होता है, बच्चों को सिक्योर करना होता है, इन सब के बारे में वो सोचता है। तो किसके अंदर, हमारे जेनाइटल स्टेज के अंदर। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि किस स्टेज के अंदर वो क्या करता है, जेनाइटल्स को एक्सप्लोर करता है, तो वो किसके अंदर, फैलिक स्टेज के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है साइकेट्री का, और वो सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर में। ए पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ ओपियोइड एडिक्शन, किसी पेशेंट को ओपियोइड एडिक्शन था, इज करेंटली नॉट यूजिंग, अभी वो यूज़ नहीं कर रहा है, मतलब उसको किसी, मतलब पहले उसको एडिक्शन था लेकिन अभी यूज़ नहीं कर रहा, बट एक्सपीरियंसेस एंड अर्ज टू यूज इट, लेकिन उसका कभी कभी मन करता है कि वो उसको दोबारा यूज़ करे। विच एजेंट शुड बी यूज टू प्रिवेंट दिस अर्ज, अब उन्होंने पूछा है कि जो उसको एक क्रेविंग हो रही है, मतलब उसको यूज़ करने की जो क्रेविंग है, तो उसको किस ड्रग के थ्रू हम रोक सकते हैं। मतलब हमें सीधा सीधा ये बताना है कि एंटी क्रेविंग ड्रग, एंटी क्रेविंग ड्रग। लेकिन अब उससे पहले मैं एक बार बात करूं कि आपको ओपियोइड, इसकी ओपियोइड एडिक्शन की, तो ओपियोइड एडिक्शन जो होता है, ओपियोइड एडिक्शन के अंदर स्टार्टिंग जो ट्रीटमेंट होता है हम वो करते हैं किससे, मेथाडोन से। मेथाडोन से इसको क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। मेथाडोन क्या है, ओपियोइड रिप्लेसमेंट थेरेपी है। हम इसमें पेशेंट को क्या करते हैं, ओपियोइड की जगह क्या देना स्टार्ट करते हैं, मेथाडोन देना स्टार्ट करते हैं। और मेथाडोन क्या है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, किसकी, ओपियोइड एडिक्शन की। और इसलिए क्यों, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें क्या देते हैं उस पेशेंट को, मेथाडोन। मेथाडोन क्या करती है, उसकी टॉक्सिस एडिक्शन को छुड़वा देती है, यानी मेथाडोन देने के बाद पेशेंट क्या होता है, धीरे धीरे इसके एडिक्शन को छोड़ देता है। लेकिन पेशेंट की जो क्रेविंग होती है, क्रेविंग को ये क्या करती है, मेथाडोन दूर नहीं करती। जब मेथाडोन को, फिर हम क्या करते हैं, मेथाडोन को बंद करने के लिए करते हैं किससे, बुप्रेनोर्फिन से। फिर इसके बाद हम किसको देंगे, बुप्रेनोर्फिन। और उसके बाद में हम फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे ड्रग जो होती है उसको टैपर करके इसको बंद करते हैं। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस तो क्या है, ओपियोइड एडिक्शन की मेथाडोन, ड्रग ऑफ चॉइस। और इसका जो, फिर अगर हम बात करें कि किसी भी ड्रग को अगर क्रेविंग होती है, तो एंटी क्रेविंग ड्रग जो होती है वो हमारी होती है नेल्ट्रेक्सोन। नेल्ट्रेक्सोन जो होती है वो हमारी क्या है, एंटी क्रेविंग ड्रग है। किसी को अल्कोहल एडिक्शन वाले पेशेंट को भी अगर अल्कोहल क्रेविंग होती है तब भी हम उसको नेल्ट्रेक्सोन देंगे। एपियोड एडिक्शन वाले पेशेंट को भी अगर क्रेविंग है तो भी हम उसको क्या देंगे, नेल्ट्रेक्सोन देंगे। तो नेल्ट्रेक्सोन जो क्या है, एंटी क्रेविंग ड्रग है, तो इसलिए इसको क्या देंगे, एंटी क्रेविंग ड्रग। और एंटी क्रेविंग ड्रग कौन सी हमारी, ऑप्शन ए के अंदर नेल्ट्रेक्सोन। ऑप्शन सी जो है कि वो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ओपियोइड एडिक्शन की, और ये किसके अंदर आती है हमारी, ओपियोइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर, ओपियोइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है। और डाइसल्फिराम तो एवर्जन थेरेपी के अंदर यूज करते हैं इसको, एवर्जन थेरेपी। कि किसी पेशेंट को अगर शराब नहीं छोड़ी जाती है तो उसको क्या करते हैं कि पहले डाइसल्फिराम खिलाते हैं, और उसके बाद अगर वो शराब पीता है तो उसको वोमिटिंग, नोजिया वगैरह उसको फील होता है, तो शुरू कर देता है। तो ये क्या होता है, हमारा एवर्जन थेरेपी में आता है, डाइवर्जन डाइसल्फिराम सॉरी। और बुप्रेनोर्फिन क्या होता है, वो जब हम पहले पेशेंट को, इस ओपियोइड एडिक्शन वाले पेशेंट को मेथाडोन शुरू करते हैं, उसके बाद में उस पेशेंट को क्या करते हैं, मेथाडोन बंद करके बुप्रेनोर्फिन शुरू करते हैं, उसके बाद में उस ड्रग को बंद करते हैं। और अगर उसको क्रेविंग होती है तो क्रेविंग के लिए हम उसको क्या देते हैं, नेल्ट्रेक्सोन देते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नेल्ट्रेक्सोन। और नेल्ट्रेक्सोन क्या है, एक एंटी क्रेविंग ड्रग है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6। ए पेशेंट इन द PICU on a mechanical ventilator experience a sudden drop in oxygen saturation and low tidal volume. What should nurse do next?
क्वेश्चन में पूछा है कि पेशेंट जो है किसके ऊपर है, वेंटिलेटर के ऊपर है, वेंटिलेटर पेशेंट को कनेक्टेड है। अब उस पेशेंट का क्या होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन और उसका टाइडल वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन सेचुरेशन और लो टाइडल वॉल्यूम है, इसका मतलब उसको मतलब वेंटिलेटर की तरफ से उसको ऑक्सीजन कम मिल रही है, या हम कहें कि किसी भी वजह से उसका ऑक्सीजन कट डाउन हो गया है। तो नर्स क्या करेगी, नर्स व्हाट शुड नर्स डू नेक्स्ट, तो नर्स क्या करेगी, यूज एन एम्बू बैग एंड एलिवेट द हेड ऑफ बेड, call the ventilator technician, start bag and mask ventilation, remove the patient from the ventilator and perform suction। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि यूज एन एम्बू बैग, क्यों क्या करेगी, एम्बू बैग का यूज करेगी, और एलिवेट हेड ऑफ बेड। कभी भी अगर पेशेंट को सपोज दैट कि अगर पेशेंट का वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर पे पेशेंट को हमें ऑक्सीजनेट करना है, रीऑक्सीजनेट करना है, तो एम्बू इज नॉट ए गुड आइडिया। कि अगर आपने एम्बू लिया और एम्बू से अगर पेशेंट को एम्बू करना शुरू किया, तो दैट्स नॉट इफेक्टिव इन द वेंटिलेटर सेटिंग पेशेंट। और उसको एलिवेट हेड ऑफ बेड, ठीक है कि आपने उस पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ाने के लिए अगर उसको नर्स के दिमाग में चल रहा होगा कि उसको क्या करेगी, वो हेड को एलिवेट करेगी, जिसकी वजह से उसका पर यहाँ पेशेंट को कोई लंग ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज नहीं है, कहीं पेशेंट को ये नहीं बोला कि उस पेशेंट को लंग ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। और जबकि ये किसके अंदर करते हैं, हम किसी लंग ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर करते हैं, जिनको हम और क्यों करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोप्निक पोजीशन। उस पेशेंट को क्या, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोप्निक पोजीशन बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस पेशेंट को अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, उस पेशेंट का हम जो बेड होता है उसका हेड को क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, सेचुरेशन इंप्रूव होता है। पर यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि उसको क्या करना है, हमें ऑक्सीजनेट करना है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है वो ब्रीथ कर ही नहीं सकता, इसलिए उसका जो बेड है उसका हेड एलिवेट करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए तो क्या होगा, नहीं होगा। कॉल द वेंटिलेटर टेक्नीशियन, ऑफ कोर्स कि अगर आपके सामने वेंटिलेटर फेलियर हो रहा है, वेंटिलेटर फेल हो गया है, तो आपको वेंटिलेटर टेक्नीशियन को फ़ोन करना होगा। लेकिन उससे पहले पेशेंट को सेव करना है हमें, फर्स्ट द पेशेंट सेव, तो इसको करेंगे, कॉल करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, ऑप्शन सही है, लेकिन पहले पेशेंट को बचाएंगे, इसलिए ये भी पेशेंट को बचाने के लिए सही नहीं है। स्टार्ट बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास फिर यही बचता है कि हमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन उस पेशेंट को स्टार्ट करना होगा, और उसमें हमें मास्क के लिए जो वीई पोजीशन होती है वो यूज़ करेंगे, वीई पोजीशन यूज़ करेंगे। ये क्या है, ये नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसकी थ्योरी क्लासेस हैं, उनके अंदर आपको ये बताएंगे कि वीई पोजीशन क्या होती है, कैसे बैग एंड मास्क वेंटिलेट करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, एम्बू के साथ में ऑक्सीजन कितना से जाता है, और जो हमारा रिजर्वर बैग होता है उसके अंदर कितना ml में एयर कलेक्ट होती है, सारी चीज़ें क्लास, इसके लिए सेपरेट क्लास है, उसमें डिस्कस किया गया है इसको। तो इसके लिए हम किस पोजीशन का यूज़ करेंगे, पीई पोजीशन का। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि उस पेशेंट को वेंटिलेटर से अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उस पेशेंट को हम क्या कैसे देंगे, उस पेशेंट का बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द वेंटिलेटर एंड परफॉर्म सक्शन, ऑफकोर्स ये तो कभी नहीं करना है, क्योंकि सक्शन की डिमांड क्या होती है, सक्शन करने का एक प्रोसीजर होता है कि सक्शन करने से पहले पेशेंट को आप हाइपर ऑक्सीजनेटेड करिए, पेशेंट को पहले 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन पे लाइए। ऑलरेडी पेशेंट का यहाँ सेचुरेशन ड्रॉप हो गया है, तो सक्शन तो प्रायोरिटी में भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने सक्शन किया तो पेशेंट ऑलरेडी और ज़्यादा उसको क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, तो पेशेंट आपके सक्शन करने की वजह से हो सकता है कि पेशेंट की सक्शन की वजह से डेथ हो जाए। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं करना आपको, कि पेशेंट को अगर आप लो मतलब उसका सेचुरेशन ऑलरेडी लो है और आप उसको हटा के सक्शन कर रहे हैं, तो फिर वो उसका सेचुरेशन और ज़्यादा फॉल होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं करना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, स्टार्ट बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। तो हमें इसका ऑप्शन क्या करना है, सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि ड्यूरिंग ए लंबर पंक्चर द स्टिलेट इन द निडल इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। आपने किसी पेशेंट का लंबर पंक्चर करना है, तो आपने उसमें निडल में क्या करोगे, स्टिलेट यूज करते हैं, कि ये
सपोज दैट ये कोई निडल है, और इसको आपको क्या करना है, लंबर पंक्चर करना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक स्टिलेट डालते हैं। स्टिलेट एक क्या होता है, कि वायर होता है, और उस वायर को हम इसके अंदर डालते हैं। अभी ये उन्होंने पूछा है कि ये जो वायर हमने डाला है, ये वायर जो डाला है, इस वायर का काम क्या है। ये वायर इस तरीके से इसमें क्या रहेगा, फिट रहेगा। पूछा है कि ये वायर क्यों डाला है, तो प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ सी एस एफ। जब अगर हमें लंबर पंक्चर ही करना है तो हमें सी एस एफ तो चाहिए ही, तो उसके प्रिवेंट क्यों करना है, सी एस एफ को लीकेज को प्रिवेंट तो नहीं करना, तो इसलिए इसलिए तो हम इसको यूज़ नहीं करते, और ये इसका मेन यूज़ नहीं है। अगर आपने इसको लगाया भी है तो ये यूज़ इसका नहीं होता। तो प्रिवेंट लीकेज ऑफ सी एस एफ इज द नोट राइट आंसर। कीप द निडल इन द स्पाइनल कैनाल। पहली बात तो ये कि इसमें स्पाइनल कैनाल में हम उसको नहीं रखते। जब भी हमें सी एस लंबर पंक्चर करना होता है, तो लंबर पंक्चर करने के लिए हम कहाँ पे करते हैं, पहले तो इसकी साइट साइट होती है हमारी L3 टू L4, और एक होती है हमारी L2 L3। हमारी L3 टू L4 होती है अडल्ट के अंदर, और सॉरी L4 टू L5, L4 टू L5 होती है हमारे चिल्ड्रंस के अंदर। क्योंकि हमारी जो नर्व स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल जो होती है, स्पाइन, वो कहाँ पे खत्म होती है, L1 पे। वो हमारी नंबर 1 पे खत्म होगी, तो पे खत्म होगी, इसका मतलब क्या है कि लोअर साइड ऑफ नंबर 1 वर्टिब्रा। वो यहाँ पे जाइए, अगर ये नंबर 1 वर्टिब्रा, ये नंबर 2 वर्टिब्रा, तो वो कहाँ पे खत्म होगी, यहाँ पे आके। तो अगर हम ट्यूब में पंक्चर करेंगे तो मे बी चांसेस कि ये इसके कुछ फाइबर्स इसके डैमेज हो जाए, इसलिए इसे बचाने के लिए हम इसको किस में करते हैं, L3 टू L4 के अंदर करते हैं। और दूसरा इसके कहाँ पे करते हैं, कैनाल के अंदर नहीं, स्पाइनल कैनाल में कभी नहीं करते इसको। कहाँ पे करते हैं हम, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या करते हैं, इसको पंक्चर करते हैं। इसलिए कीप द निडल इन द स्पाइनल कैनाल, इसलिए तो नहीं करते क्योंकि निडल खुद हार्ड होती है, निडल खुद हार्ड है, और वो स्पाइनल कैनाल के अंदर रह सकती है अगर हमने उसको किया भी है। और इसको कहाँ पे करते हैं हम, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, क्योंकि हमारा सी एस एफ जो होता है कहाँ रहता है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 है टू कलेक्ट सी एस एफ सैंपल। स्टिलेट सैंपल आने ही नहीं देगा, स्टिलेट उसको ब्लॉक करके रखेगा, तो इसलिए सैंपल कलेक्शन के लिए तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ निडल, ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि अगर हमने इसके डाला है तो क्या होगा कि जब भी हम सपोज दैट कि ये हमारी कोई निडल है, अगर मैंने इसके अंदर स्टिलेट डाला हुआ है, तो स्टिलेट डालने की वजह से क्या होगा, ये पूरी बंद रहेगी। अब जब हमने उसको डालते हैं तो क्या होगी, हमारी ये निडल जो है बहुत सारे हमारे बॉडी टिश्यूज को पंक्चर करेगी। तो अगर निडल खाली होगी तो खाली के निडल के अंदर टिश्यूज जो होंगे वो क्या होंगे, एंटर करेंगे। तो उस वो और उसकी वजह से वो जो निडल है वो क्या होगी, ब्लॉक होगी। तो उससे बचाने के लिए हम उसके अंदर क्या देते हैं, स्टिलेट देते हैं। जैसे निडल हमारी लंबर सब एरेक्नोइड स्पेस में पहुंचते हैं, उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, स्टिलेट रिमूव कर लेते हैं। अगर हमें सी एस एफ चाहिए तो हम सी एस एफ का सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, हमारी इंटीग्रिटी जो होती है, या निडल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसके अंदर स्टिलेट लगाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, और ये क्वेश्चन है ओबीसी से। इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर व्हेन द प्लेसेंटा इज रिमूव अपीयर शाइनी, कि जब आपने प्लेसेंटा को रिमूव किया तो प्लेसेंटा क्या है, शाइनी अपीयरेंस है उसका, वो आपको शो हुआ है। कि व्हाट विल द नर्स सस्पेक्ट, जैसे आपने प्लेसेंटा को देखा, प्लेसेंटा आपको कैसा दिखा, प्लेसेंटा आपको शाइनी दिखा, तो वो पूछ रहा है कि नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी। कि यहाँ पे उन्होंने पूछा, ये दो कंडीशन है, एक यूट्रस, ये हमारा क्या है, यूट्रस है। ये यूट्रस के अंदर हमारा एक तरफ तो क्या है, एक तो ये मेथड होता है जिसमें से यूट्रस जो होता है वो क्या होता है, सेंटर में से सेपरेट होता है। वो प्लेसेंटा जो है सेंटर से सेपरेट होगा। ये हमारा क्या होगा, ब्लड कलेक्शन होगा, ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होगी।
एक मेथड वो होगा जिसके अंदर से हमारा क्या होगा, मार्जिन से प्लेसेंटा रिमूव होगा। ये हमारी अम्बिलाइकल कोड ऐसे होगी। अब क्या होता है कि जिस साइड में अगर ये मार्जिन से डिटैच हुआ है प्लेसेंटा, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं। कोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, मैटरनल ब्लड होता है इस साइड में। तो मैटरनल ब्लड क्योंकि मार्जिन से हटेगा तो क्या होगी, मैटरनल सरफेस आएगी, और मैटरनल सरफेस हमेशा क्या होती है, एक तो रफ होगी, रफ एंड डार्क होगी, क्योंकि मैटरनल ब्लड क्या होगा, डार्क होगा। तो ये कैसा होगा कि अगर हमें रफ और डार्क सरफेस देखने को मिलती है तो कैसी सरफेस होती, मैटरनल साइड होती है, मैटरनल साइड होती है। लेकिन अगर प्लेसेंटा साइनी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होती है हमारी, ये हमारा क्या है, फीटल साइड है। फीटल साइड में क्या होते हैं, कोटिलेडोन्स प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। तो मेम्ब्रेन्स क्या होती है, ब्राइट होती है, ब्राइट होंगी और कैसी होंगी, साइनी होंगी, ब्राइट और साइनी होंगी। तो ये कैसी साइड होगी, हमारी फीटल साइड होगी। अब नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी कि मेजर सुल्ज मेथड है और बेबी साइड है, ये सुल्ज मेथड है या मदर साइड है, ये मैथ्यू डंकन मेथड है या हमारा बेबी साइड है, मैथ्यू डंकन मेथड है या फिर मदर साइड है। अब बात करते हैं कि सुल्ज मेथड क्या होता है और हमारा मैथ्यू डंकन मेथड क्या होता है। मैथ्यू डंकन मतलब एम से याद रखना, एम, एम वर्ड यूज फॉर मार्जिन, मार्जिनल रिमूवल और प्लेसेंटा। और अब मार्जिनल रिमूवल में कौन सा था हमारा, मैटरनल साइड वाला, ये वाला जो कैसा था मैटर, वो हमारा मार्जिनल। तो मार्जिनल कैसा होगा हमारा, रफ एंड डार्क से रिमूव होगा ये मैटरनल साइड से। इसमें जो फर्स्ट विजिबल पार्ट होगा वो क्या होगी, मेरी मैटरनल साइट होगी। और जबकि हमारा जो सुल्ज मेथड जो होता है, सुल्ज मेथड के अंदर क्या होता है कि ये किस साइड से, सेंटर से रिमूव होता है, प्लेसेंटा सेंटर से रिमूव होगा, सेंट्रली रिमूव। और ये कैसा होगा, ब्राइट होगा और हमारा साइनी होगा। तो इसलिए ये मेथड कैसा होगा, हमारा सुल्ज मेथड होगा और फिट बेबी साइड होगी। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट वन, कि सुल्ज मेथड और बेबी साइड। क्यों, क्योंकि सेंटर से उन्होंने पूछा कि साइनी, और साइनी कब आएगा, जब बेबी साइड होगी, और बेबी साइड कब होगी, जब हमारा सुल्ज मेथड से रिमूव होगा और बेबी साइड से होगा, तभी नर्स उसको कैसा देख पाएगी, हमारा साइनी देख पाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा कि नर्स ने क्या सस्पेक्ट किया है कि सुल्ज मेथड है और बेबी साइड है, और ये हमारा उसके अंदर पूछा था। और आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन कि एन इन्फेंट हैड क्लेफ्ट लिप सर्जरी, कि एक इन्फेंट है उसको क्लेफ्ट लिप सर्जरी हुई है, व्हाट टाइप रिस्ट्रेन इज यूज टू प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम द टचिंग द सर्जिकल साइट। उन्होंने पूछा है कि पेशेंट को हमने क्लेफ्ट लिप सर्जरी की है तो हम किस स्ट्रेन का, रिस्ट्रेन का यूज़ करेंगे कि पेशेंट जो है अपने सर्जिकल साइट को टच नहीं कर पाए। तो ये एक बॉडी है, बॉडी के अंदर वो क्या करता है कि इन्फेंट जो होगा बार बार अपने हाथों को टच करेगा, तो हमें हाथों को क्या करना है, उसको सीधा रखना है, यानी कि जिससे वो एल्बो को फोल्ड नहीं कर पाए। एल्बो फोल्ड नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, अपने हाथ सीधे रखेगा और वो टच नहीं कर पाएगा। अगर बार बार टच नहीं कर पाएगा तो सर्जिकल साइट प्रिवेंट नहीं हो, मतलब इन्फेक्टेड नहीं होगी और वो उससे इन्फेक्शन से बच जाएगी। तो फर्स्ट वन है मम्मी रिस्ट्रेन। मम्मी रिस्ट्रेन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा कोई बेबी है, ये हमारा बेबी है, तो हम मम्मी रिस्ट्रेन में क्या करते हैं, उसके चारों तरफ उसको कवर करके रख देते हैं इस तरीके से, जिसकी वजह उसकी पूरी बॉडी को ही कवर कर देते हैं। जबकि हमें यहाँ पे ना पूरी बॉडी को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बेबी क्या होगा, एक तो इरिटेट होगा, फ्रिक्वेंट क्राई करेगा। हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एल्बो जो है, एल्बो को रिस्ट्रेन कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारे बेबी का वो है, हम इसको क्या करेंगे, इसको रिस्ट्रेन कर देंगे यहाँ से। इसकी वजह से क्या होगा कि बेबी बस हाथों को सीधा रख लेगा, ठीक है, और वो उसको टच नहीं कर पाएगा, उसकी पूरी बॉडी फ्री होगी लेकिन एल्बो क्या होंगी, रिस्ट्रेन होंगी। तो इसको हम क्या करेंगे, एल्बो रिस्ट्रेन कर लेंगे।
लेग रिस्ट्रेन करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि लेग रिस्ट्रेन कर लोगे तो भी वो तो उसको टच तो हाथ करने हैं, तो लेग रिस्ट्रेन करने से कोई फ़ायदा नहीं। मम्मी रिस्ट्रेन मतलब होल बॉडी रिस्ट्रेन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। जैकेट रिस्ट्रेन में क्या करते हैं कि ये हमारा बेबी जो है, अगर बेबी को हम क्या करें, एक जैकेट पहना देते हैं और उस जैकेट को हम क्या करते हैं, बेड के साथ टाई कर देते हैं। जैसे ये बेबी को कोई जैकेट पहना दी और हमने क्या किया, उसको बेड के साथ टाई कर दिया। ये किस में हेल्प करती है, टू प्रिवेंट फॉलिंग फ्रॉम द बेड क्रेडल, फॉलिंग फ्रॉम द बेड। और अगर कोई पेशेंट बच्चा है, अगर उसको सपोज दैट किसी मतलब एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर अगर उसको बर्न हुआ, तो हम उसको जैकेट पहना के उसको वो कर दे हैं, जिसकी वजह से टू प्रिवेंट टच द बेड क्रेडल, ताकि वो बेड क्रेडल को टच नहीं कर पाए। उससे भी बचने के लिए हम क्या करते हैं, बचाने के लिए जैकेट रिस्ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। और सेशन क्या था हमारा, फर्स्ट प्रायोरिटी सेशन। इसमें हमने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो देखे जो हमारे प्रीवियस बेसिस पे आए थे उनके